नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चे शुरू करते हैं। आज अपना पहला टॉपिक है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ एमसीक्यू हैं, उससे अपनी शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी विद। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है या क्या इसके अंदर स्टडी करते हैं? ठीक है, तो एक बार देखिए बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इन चारों में से किससे रिलेटेड स्टडी करते हैं हम लोग? एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बढ़िया बच्चे, एग्रीगेट डिमांड तो इसके अंदर वैसे ही कवर की जाती है, पहला ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, क्या इसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई आती है? एग्रीगेट सप्लाई भी आती है। कंजप्शन डिमांड, बिल्कुल कंजप्शन का भी टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों आते हैं। तो सारे के सारे ठीक हो गए, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हिंदी के अंदर भी आप सीधा सीधा देख सकते हो कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन किससे रिलेटेड है? समग्र मांग, समग्र पूर्ति, उपभोग मांग या उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे इसके आंसर है। ये बात आई समझ में? तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है। देखो हम लोग एमसीक्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा, उनको नोट करते रहना और साथ में एक अपनी चेकलिस्ट बना लेना कि हमें ये वाले टॉपिक भी कवर करने हैं। तो बच्चे पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। प्राइस लेवल, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एग्रीगेट डिमांड, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से सुनना, माइक्रो मैक्रो के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जहां हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज और उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, कि इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यही तीनों चीज़ें यानी इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक सॉल्यूशन जब बड़े लेवल पर यानी देश के लेवल पर पढ़ते हैं, यानी देश की प्रॉब्लम पढ़ते हैं, देश की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपके समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन चारों में से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल नहीं है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। मार्केट डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी इसका आंसर नहीं है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना बच्चे। देखो, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, उसके बाद है मार्केट डिमांड और उसके बाद है एग्रीगेट डिमांड। ये तीन चीज़ें हैं। अब इन तीन चीज़ों में से पहली वाली दो चीज़ें हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और ये वाली जो है वो है मैक्रो से रिलेटेड। इतनी बात आई समझ में बच्चे? ठीक है, ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और ये मैक्रो से रिलेटेड है। बेसिकली फ़र्क क्या होता है वो सुनो ध्यान से। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास तीन कॉमोडिटी हैं, ठीक है। अपने पास है तीन गुड्स है, गुड 1, गुड 2 और गुड 3। पूरी मार्केट के अंदर तीन ही तरीके के प्रोडक्ट हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। हो सकता है कि भी लाखों तरीके के गुड्स हो सकते हैं, बट हमने कितने मान लिए? तीन गुड्स, ठीक है भाई। और हमारे पास तीन तीन कस्टमर हैं, C1, C2, C3। ऐसे यहाँ C1, C2, C3, ये C1, C2 और C3, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड क्रिएट करता है, एक ही कंज्यूमर एक ही गुड हो, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। एक ही कंज्यूमर हो, एक ही प्रोडक्ट हो, उसे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। जब ऑल द कंज्यूमर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स डिमांड क्रिएट करते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। प्रोडक्ट एक है, गुड्स सारे के प्रोडक्ट क्या है? एक ही प्रोडक्ट अपने पास, और जो कंज्यूमर हो सारे के सारे। जब किसी पर्टिकुलर गुड्स के डिमांड सारे के सारे कंज्यूमर करें, यानी उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड सारे सारे कंज्यूमर करें, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केट डिमांड। ये बात आई समझ में? तो अंदर वाला पोर्शन क्या था? इंडिविजुअल डिमांड। ये वाला पोर्शन क्या हो? मार्केट डिमांड, ठीक है। अब ये एग्रीगेट डिमांड क्या है? देश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड, ये क्या कहलाएगा? अपने पास एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या कहता है? ऑल कंज्यूमर ऑल प्रोडक्ट, यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या कहलाएगा हमारे पास? मार्केट डिमांड, सॉरी क्या नाम है अपना? एग्रीगेट डिमांड। ये बात आई समझ में? तो अभी तक जो हमने एक चीज़ पढ़ी वो क्या पढ़ी कि भाई जो हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड है वो क्या कहता है? एक कंज्यूमर
ठीक है, और एक गुड, एक कंज्यूमर और एक गुड होगा तो क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होगी बच्चे, ऑल कंज्यूमर वन गुड, गुड एक होगा लेकिन कंज्यूमर सारे के सारे होंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या कहती है, एग्रीगेट डिमांड कहती है ऑल कंज्यूमर ऑल, यानी कंज्यूमर भी सारे के सारे होने चाहिए, गुड्स भी सारे के सारे होने चाहिए। इस चीज़ से आप इसको समझ सकते हो। अब एक बात ध्यान रखनी है कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, सी, यानी किसी वस्तु की बाजार मांग, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बाकी सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी विद। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन में से किसके साथ स्टडी करती है, यानी इनमें से कौन सा टॉपिक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। नेशनल इनकम बिल्कुल पढ़ा जाता है, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल पढ़ा जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये भी आता है। तो ऑप्शन क्या आ गया अपने पास, सी। सी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर। ये बात आई बच्चे समझ में, यानी ये सारे के सारे जो पोर्शन है, ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें पढ़ी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये तीनों के तीनों समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़े जाते हैं उसके टॉपिक। कुल मिला के जिन बच्चों ने 12th क्लास पढ़ी है या माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट की है, तो उसके अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं। तो वही आपको देख लेना, अगर आपने पढ़े हुए हैं तो मैक्रो में आते हैं और नहीं पढ़े हुए 12th में तो मैक्रो में नहीं आते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इंटरमीडिएटरी गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में एक डिफरेंस है। ठीक है, ये इंटरमीडिएटरी और फाइनल गुड्स होते क्या, ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, सबसे पहले अपने पास क्या होता है, इनपुट, फिर हम क्या करते हैं, प्रोसेस, फिर फाइनल क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, फिर फाइनल क्या होता है, आउटपुट। अब पैकेजिंग वगैरह करके कंप्लीट करके ये गुड्स रेडी टू सेल है। यहाँ मैंने गुड्स लिख दिए, ये गुड्स क्या है, रेडी टू सेल। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरमीडिएटरी गुड्स किसे बोलते हैं और फाइनल गुड्स किसे बोलते हैं। ये अपने पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या लेके आए, हम अपनी मशीन लेके आते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, फिर फाइनली आउटपुट बन गए और इन आउटपुट में पैकिंग वेकिंग करके हमने इसको रेडी टू सेल कर दिया है। अब आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि भाई इंटरमीडिएटरी गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आप यहाँ से सुनना, ये जो लाइन लगाई है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन बाउंड्री। जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल गया है वो फाइनल, जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है वो इंटरमीडिएट। जिस प्रोडक्ट के अंदर सारी की सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं वो फाइनल, ऐड होनी बाकी है वो इंटरमीडिएट। जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो चुका है वो फाइनल, जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड होना बाकी है वो इंटरमीडिएट। जिसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट ऐड हो चुकी है वो फाइनल, जिसके अंदर अभी भी कॉस्ट ऐड होनी बाकी है वो इंटरमीडिएट। ये बात आई समझ में। जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, ये जो लाइन बना रखी इसके बाहर चला गया है वो फाइनल, जो इस बाउंड्री लाइन के अंदर है वो इंटरमीडिएट। इतनी बात आई समझ में बच्चे, ठीक है। अब ये दोनों एक ही चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बस सिर्फ थोड़ा सा पैकिंग का ही फर्क है, पैकिंग करते ही रेडी टू सेल हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये फाइनल गुड्स होते हैं इनकी डिमांड को बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर इनको डायरेक्टली बाय करेगा। इनकी डिमांड को क्या बोलते हैं, फाइनल डिमांड। और इनपुट और प्रोसेस, इनकी डिमांड को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड डिमांड। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। इंटरमीडिएटरी गुड्स की डिमांड को डिराइव डिमांड बोला जाता है और फाइनल गुड्स की डिमांड को डायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। इतनी बात आई समझ में। तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसके अंदर दो चीज़ें हमने पढ़ी, इंटरमीडिएटरी गुड्स और फाइनल गुड्स। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। ये तो था मैन्युफैक्चरिंग वाला हिसाब किताब। दूसरा होता है ट्रेडिंग वाला। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है भाई, माल लाए और बेच दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जो किराने की दुकानें होती हैं उसके अंदर क्या किया जाता है कि भाई एक होलसेलर या एजेंट आता है, आपको सामान बेचता है, आप उसके ऊपर कुछ मार्जिन रख के आगे बेच देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन है, वो आपको ब्रेड बेचता है 10 रुपये का, आप उसी ब्रेड को 15 रुपये में आगे बेच देते हैं। एज इट इज सामान आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, बस क्या किया, सिर्फ उसको रीसेल कर दिया। क्या कर दिया, रीसेल। इतनी बात आई समझ में। 10 रुपये का सामान खरीदा, उस सामान को एज इट इज 15 रुपये में बेच दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी इंटरमीडिएटरी गुड्स बोलते हैं। अगर किसी सामान को आप बेचोगे तो वो इंटरमीडिएटरी गुड्स कहलाता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में।
ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बच्चे, आइडेंटिफाई एन इंटरमीडिएटरी गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको इंटरमीडिएटरी गुड्स बताना है। पहला देखना, मिल्क यूज बाय अ ब्रोकर। ठीक है, मिल्क यूज बाय अ ब्रोकर, ब्रोकर के द्वारा मिल्क यूज किया जा रहा है। दूसरा, शुगर यूज्ड बाय अ हाउस होल्ड। अब एक चीज सुनना, अगर कोई भी चीज किसी भी हाउस होल्ड, किसी भी कंज्यूमर, किसी भी कस्टमर, किसी भी पर्सन का नाम अगर लिख रखा है तो उन सबको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। अगर कंज्यूमर ने किसी चीज को खरीद लिया है वो फाइनल गुड्स है। ये बात आई समझ में। और किसी चीज को खरीद कर दोबारा से उसका यूज किया जाएगा, बेचा जाएगा, उसको हम इंटरमीडिएटरी गुड्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं। अब यहाँ देखो, शुगर यूज बाई हाउस होल्ड, हाउस होल्ड घर वाले किसी पर्सन ने, हाउस होल्ड यानी परिवार क्षेत्र ने शुगर यूज की है हाउस होल्ड पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनल। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, फाइनल। मिल्क यूज बाई अ ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर तो यहाँ क्या है, जो ब्रोकर एजेंट है उन्होंने दूध खरीदा, वो क्या करेंगे, आगे बेचेंगे, तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएटरी। आगे देखते हैं, कॉटन यूज बाई अ डॉक्टर, डॉक्टर कॉटन का यूज कर रहा है, तो वो भी क्या, कॉटन का यूज किसके लिए करेगा, कॉटन का यूज करेगा ट्रीटमेंट के लिए, पट्टी वगैरह बांधने के लिए, तो ये भी क्या आ गया, इंटरमीडिएट। तो आपका इंटरमीडिएटरी ए और सी आ गया, तो ऑप्शन कौन सा है, डी, बोथ ए एंड। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स, इनमें से कौन सा इंटरमीडिएटरी गुड्स का एग्जाम्पल है। पहला, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, स्कूल ने फर्नीचर यूज किया, क्या स्कूल फर्नीचर को बेचेगा, नहीं। स्कूल के अंदर जो फर्नीचर यूज किया उसको नहीं बेचेगा, उसकी एक लंबी टाइम की क्या होती है, लाइफ होती है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, फाइनल। तो पहला तो अपने पास क्या है, फाइनल गुड्स। कंप्यूटर इंस्टॉल इन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिए हैं, अब वो ऑफिस उसको बेचने का काम नहीं कर रहा है, ये बात आई समझ में, तो वो क्या है, कैपिटल गुड्स के तरीके से वर्क किए जाएंगे, तो ये भी क्या है, फाइनल गुड्स। व्हीकल यूज इन प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विसेज, जो व्हीकल हमने किस में यूज किए हैं, डिफेंस सर्विसेज में यूज किए हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, इंटरमीडिएटरी, ये क्या है बच्चे, इंटरमीडिएटरी। डिफेंस सर्विसेज में उसका यूज करेंगे। आगे देखते हैं, शुगर यूज बाय अ हाउस होल्ड इन मेकिंग स्वीट्स। ठीक है भाई, शुगर यूज बाय अ हाउस होल्ड मेकिंग स्वीट्स, भाई एक घर के अंदर स्वीट्स बनाई जा रही है, इसको यूज कौन कर रहा है, हाउस होल्ड यूज कर रहा है, तो ये क्या है, फाइनल। अगर हाउस होल्ड की जगह कोई दुकान वाला होता, ठीक है, कोई डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाला पर्सन होता या हलवाई होता, तो स्वीट्स ही बना रहा है लेकिन हलवाई बना रहा है, वो क्या करता, फिर ये क्या हो जाता हमारा, इंटरमीडिएट। इतनी बात आई समझ में, तो ऑप्शन क्या आ गया। चलिए बच्चे आगे, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्म हायर द सर्विस ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट एंड पे फीस फॉर द फर्म पेमेंट ऑफ फीस इज, भाई देखो, आपने एक चार्टेड अकाउंटेंट यानी एक सीए को हायर किया है, अब वो आपका काम कर रहा है और उसके बदले आप उसको फीस पे कर रहे हो। अगर देखो, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मैंने एक चीज़ यूज़ करी थी, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर किसी का यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स। चाहे कोई प्रोडक्ट हो चाहे कोई सर्विस हो, आपने फाइनल आउटपुट बनाने से पहले, ठीक है, कोई भी सर्विस ली है या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, तो वो सारी सारी क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। तो सातवें का क्या ऑप्शन आ गया बच्चे, ए, यानी मध्यवर्ती खपत मानी जाएगी। क्यों, क्यों मानी जाएगी, ध्यान से सुनना। आपकी एक फर्म होगी, एक कंपनी होगी, आप उस कंपनी से कोई ना कोई काम कर रहे हो, आपका मेन काम है, जो भी आप काम चला रहे हो वो आपका मेन काम है। अब देखो, अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करते हो, उसका खर्चा कहाँ से निकाल लोगे, उसी काम से निकाल लोगे, तो आपके लिए क्या है, कि इंटरमीडिएटरी खर्चा है। ये बात आई समझ में बच्चे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परचेज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर बाय अ केमिस्ट, केमिस्ट ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, क्या वो रेफ्रिजरेटर को बेचेगा, नहीं, तो इंटरमीडिएटरी तो गुड्स है नहीं, ये क्या है, फाइनल गुड्स है। ये क्या है, फाइनल गुड्स। तो क्या आएगा बच्चे, ये उसकी क्या है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आएगा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे, आठवें का बी। आठवें का आंसर क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि ये फाइनल इन्वेस्टमेंट है, किसके ऊपर, फाइनल इन्वेस्टमेंट है, फाइनल गुड्स वो आप बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि केमिस्ट उस रेफ्रिजरेटर को बेचेगा नहीं, उसका यूज करेगा आगे आने वाले कई सालों तक, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट यानी अंतिम निवेश। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली डैश गुड्स आर इंक्लूडिंग इन द नेशनल इनकम टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, भाई हम लोग है ना, नेशनल इनकम निकालते वक्त, इवन डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त, चाहे नेशनल इनकम निकाल रहे हो, चाहे डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हो, चाहे राष्ट्रीय आय निकाल रहे हो, चाहे घरेलू आय निकाल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। इसको इंक्लूड करते हैं बच्चे, फाइनल गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते, अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर लिया, वो सामान किसी और को बेचोगे तो वो भी इंक्लूड करेगा,
तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज़ को दो बार इंक्लूड कर दिया तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट, इनमें से इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा होगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज किया जाएगा। देखना बच्चे, परचेज ऑफ द मिल्क बाय अ कंज्यूमर, कंज्यूमर ने खरीदा है, कस्टमर ने खरीदा है, हाउस होल्ड ने खरीदा है, किसी का नाम लिख दिया है, तो वो हमेशा फाइनल होता है क्योंकि फाइनली यूज किया जाए। अगला, मशीन परचेज बाय अ फर्म, फर्म ने एक मशीन परचेज करी है, वो क्या है, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है, वैसे इनको बोला जाता है प्रोडक्शन, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स में भी कैपिटल गुड्स होते हैं। आगे देखते हैं, वीट परचेज बाय अ फुलर मशीन, भाई देखो आटा मिल के द्वारा गेहूं खरीदा गया, आटा मिल ने क्या किया, गेहूं खरीदा, अब उसको पीस के आटा बना के बेचेगी, तो ये क्या कहलाता है, इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो सी वाला ऑप्शन क्या आ गया, इंटरमीडिएटरी गुड्स, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट है, यानी आटा मिल द्वारा खरीदा गया गेहूं। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स, इनमें से फाइनल गुड्स जो नहीं है यानी वो इंटरमीडिएटरी गुड्स होगा। स्टेशनरी परचेज बाय अ स्कूल, ठीक है, जो स्कूल क्या कर रहा है, स्टेशनरी परचेज कर रहा है, वो इंटरमीडिएटरी गुड्स होता है, ठीक है भाई। उसके बाद है वीट यूज बाय अ फार्मर, ठीक है, 11वां जो है अपने पास, वीट यूज बाय अ फार्मर, ठीक है, किसान द्वारा उपभोग किया जाने वाला गेहूं, वो भी क्या है बच्चे, इंटरमीडिएटरी गुड्स। आगे, वीट यूज बाय अ फुलर मिल, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक चीज ध्यान रखना, वीट यूज बाय अ फार्मर, फार्मर गेहूं का यूज कर रहा है किस चीज के लिए, बोने के लिए यूज कर रहा होगा, क्योंकि उससे बोएगा फिर उससे और फसल होगी उसको बेचेगा, तो क्या है वो इंटरमीडिएटरी गुड्स। ऐसे वीट यूज बाय द फुलर मिल, ये भी क्या है, इंटरमीडिएटरी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबो, तो सारे के सारे क्या है, इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय, भाई फाइनल फाइनल प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा, कंज्यूमर भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी करते हैं, ये बात आई समझ में, कंज्यूमर भी फाइनल गुड्स का यूज करेंगे और प्रोड्यूसर भी फाइनल गुड्स का यूज करेंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, कंज्यूमर यूज करते हैं, दूसरा फॉर्म फॉर द फाइनल इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं। अब देखो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप का होता है, देखो कंज्यूमर गुड्स होता है 4 टाइप का, पहला ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथा सर्विस। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जो लंबे टाइम तक चलता है, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा लिए चलेगा तो उसे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे एसी, फ्रिज, टीवी। सेमी ड्यूरेबल जिसकी लाइफ 1 साल या 1 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जूते हो गए, सॉक्स हो गए, शूज़ हो गए, क्लॉथ हो गए, फर्नीचर हो गए, क्रॉकरी का सामान हो गया। अगला जो है वो आपके पास है वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, सिंगल टाइम जिसका यूज़ किया जा सकता है। खाने पीने की जितनी चीज़ें होती हैं सिंगल टाइम कंज्यूमर गुड्स होती हैं। इसके अलावा आपका जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, क्या होते हैं, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। ये बात आई समझ में। तो पहला ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा आपके पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम सिंगल यूजर गुड्स भी बोलते हैं। लास्ट होता है सर्विसेज, आपके बिहाफ पे कोई अगर आपके लिए काम करता है उसको बोलते हैं सर्विसेज। तो 4 टाइप के आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिनको आप कंजप्शन गुड्स भी बोलते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ है बच्चे, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमने एक मशीन खरीदी, ठीक है, आज एज अ प्रोड्यूसर हम एक मशीन खरीदते हैं और मशीन का कुछ सालों तक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब भाई जब आप उसका यूज़ करो, मान लो आज आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 साल बाद अगर आप उसको बेचना चाहते हो, कहते जी मैंने तो 1 लाख रुपए में खरीदी थी, 1 लाख रुपए में वो आप खरीद लो, क्या सामने वाला पर्सन आपको 1 लाख रुपए में खरीदेगा उस सामान को, नहीं। वो क्या बोलेगा, जी आपने 1 साल पहले खरीदी थी, अब इसकी वैल्यू कम हो गई है इसलिए मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दे सकता, वो कहता है आपको मैं आपको 60,000 रुपये ही दे सकता हूँ। तो जो 40,000 की जो कमी आई है वो किस वजह से आई है, 40,000 रुपये की जो कमी आई है वो उसकी वैल्यू कम हुई क्यों है, क्यों ही, क्योंकि आपने उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया है, नॉर्मल टीयर एंड वियर हो गया, उसके अंदर घिसावट आ गई है और वो चीज़ पुरानी हो गई है। तो देखो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने की वजह से हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चे, डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन के कुछ कारण होते हैं, आपने नॉर्मल वियर एंड टीयर किया, कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कैसे, जैसे डिमांड में चेंज आ गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया, तो उसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, कोई नेचुरल क्लेमिटीज़ होगी, अगर उसकी वजह से वैल्यू कम हो गई तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल लॉस। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो अभी मैं एक मोबाइल लेके आता हूँ 10,000 रुपये का, ठीक है, मैं उसका यूज़ करता हूँ कुछ टाइम तक, अब मैं उसको बेचने जाता हूँ, मान लेता हूँ मैं 10,000 रुपये का मोबाइल लेके आया,
ठीक है, मैंने उसका यूज़ किया और मैं 6 महीने बाद उसको बेचना चाहता हूँ। 6 महीने बाद जब मैं उसको बेच रहा हूँ सिर्फ 6,000 रुपये का बिका, 10,000 वाली चीज़ 6,000 में बिक रही, 4,000 रुपये की वैल्यू कम हो गई। वो 4,000 रुपये की वैल्यू कम क्यों हुई? 4,000 रुपये की वैल्यू कम इसलिए हुई क्योंकि मैंने उसका यूज़ किया है। तो भाई जो 4,000 रुपये की वैल्यू कम है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब दूसरी सिचुएशन देखो, भाई मैंने एक नया मोबाइल लिया, ठीक है, मैं उसको घर लेके आया, 1-2 दिन अपने पास रखा, फिर क्या हुआ, एक दिन मैं जेब से निकाल रहा था और नीचे गिर गया, गिरते क्या उसकी स्क्रीन टूट गई। ठीक है, अब स्क्रीन टूट गई और उसके ऊपर डेंट वेंट लग गए। अब मैं उसको बेचने जा रहा हूँ, अब मैं बेचने जा रहा हूँ, अब भी वो 6,000 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, 2 ही दिन वो फ़ोन को लाए, अभी वो कितने का बिक रहा है? 6,000 का। ठीक है, उसकी वैल्यू अब 4,000 रुपये कम हो गई। अब 4,000 रुपये कम हो रही है, पहले भी 4,000 रुपये कम हो रही थी, वो यूज़ करने की वजह से कम हो रही थी। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हुआ, नीचे गिरने की वजह से, डेंट लगने की वजह से, उसकी स्क्रीन टूटने की वजह से जो उसकी वैल्यू कम आई, उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या होता है? ये यूज़ करने की वजह से लॉस होता है, आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होगी क्योंकि आपने उसका यूज़ किया है। यहाँ आपके एसेट्स की वैल्यू कम होगी क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई है जो हमें एक्सपेक्ट नहीं थी। इतनी बात आई समझ में? तो यहाँ भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ क्या रीज़न होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब है नॉर्मल हमने यूज़ किया उसका, उस वजह से। दूसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, यानी कुछ एक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस की वजह से। और वो एक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं बच्चे? गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया, लोगों की डिमांड में चेंज आ गई, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई। यहाँ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या हो सकते हैं? भाई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, कोई नेचुरल क्लेमिटीज आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, उसकी वजह से वैल्यू कम हो जाए तो उसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये चीज़ क्या होती है बच्चे? एक्सपेक्टेड, और यहाँ क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड है तो डेप्रिसिएशन, अनएक्सपेक्टेड है तो कैपिटल लॉस। अब एक्सपेक्टेड, जो चीज़ एक्सपेक्टेड होती है उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए हमेशा आप क्या करोगे? प्रोविजन बनाओगे। क्या बनाओगे बच्चे? हमेशा प्रोविजन बनाते हैं हम लोग। क्यों? मैंने आज एक मशीन खरीदी, वो 10 साल चलने वाली है, 10 साल के बाद जो मेरी करंट मशीन है उसकी वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसको तो बेचना पड़ेगा, लेकिन 10 साल बाद मेरे को एक नई मशीन लेके आनी पड़ेगी, तो मैं उस टाइम पैसा कहाँ से लेके आऊँगा? तो इन 10 सालों तक मैं थोड़ा पैसा बचाऊंगा, और जैसे ही 10 साल हो जाएगी इस मशीन को मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोविजन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा क्या बनाया जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। दूसरा, कैपिटल लॉस के लिए कभी भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता, उसके लिए सिर्फ एक ही जरिया है, इंश्योरेंस करवाना। लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं मर खप जाऊं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है घर वालों को मिल जाएगा। लेकिन क्या वो ऐसा चाहेगा कि मैं मर जाऊं? नहीं। ये बात आ रही समझ में? तो कैपिटल लॉस से बचने के लिए इंश्योरेंस होता है, और डेप्रिसिएशन से बचने के लिए क्या होगा? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो बच्चे, क्या कहता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड। भाई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की क्यों जरूरत होती? क्यों जरूरत होती है बच्चे? जब 10 साल बाद मैं नई मशीन खरीदने जाऊंगा तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए मेरे को डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देखिए बच्चे, टू कीप इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक रखने की होती है? नहीं। टू एक्सपेंड द साइज ऑफ प्लांट? जी नहीं। टू रिप्लेस वोन आउट मशीन, जो मशीन खराब हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उसको रिप्लेस करने के लिए चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो हमें उसको रिप्लेस करने के लिए चाहिए। घिसी पिटी मशीनों को बदलने के लिए हमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएटरी गुड्स। इंटरमीडिएटरी गुड्स बताना है। पहला, टेक्स्ट बुक परचेज बाय अ स्टूडेंट। भाई टेक्स्ट बुक खरीदी है स्टूडेंट ने, स्टूडेंट के लिए क्या है बच्चे? वो फाइनल गुड्स है। ठीक है। परचेज ऑफ अ फ्लैट बाय अ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने एक फ्लैट खरीदा, क्या वो बेचेगा? अगर वो प्रॉपर्टी डीलर होता तो वो बेचता, लेकिन ये हाउस होल्ड, तो इसके लिए क्या है? ये फाइनल गुड्स है, और ये फाइनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ये बात आई समझ में? अगला है परचेज ऑफ द राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। भाई ग्रोसरी शॉप थी, उसने क्या किया? चावल खरीदे। भाई किराने की दुकान चावल खरीदेगी, क्या करेगी? बेचने के लिए। तो ये इंटरमीडिएटरी गुड्स। ये क्या बच्चे? इंटरमीडिएटरी गुड्स। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे? सी। अगला देखना, ऑफिस फर्नीचर परचेज बाय अ फर्म। फर्म ने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, क्या करेगी? फर्नीचर को वहीं इंस्टॉल करेगी ऑफिस के अंदर ही, उसको बेचेगी नहीं। तो ये क्या है अपने पास? फाइनल। तो आंसर क्या आ गया बच्चे? 14 का 14 का आंसर आ गया बच्चे अपना सी। तो बता रही है बच्चे समझ में? तो चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ फिनिश्ड गुड। इनमें से कौन सी फिनिश्ड गुड की फीचर है? यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर,
क्या फिनिश्ड गुड को सिर्फ प्रोड्यूसर यूज करते हैं? नहीं, प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर भी उसका यूज करते हैं। तो पहला तो क्या हो जाएगा बच्चे अपना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो फाइनल गुड्स है सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का ही यूज किया जाता है नेशनल इनकम निकालने में और डोमेस्टिक इनकम निकालने में। तो ऑप्शन क्या आ गया? अगला देखो, इनकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। आप कहोगे जी नहीं, फाइनल गुड्स की डिमांड कभी भी डिराइव डिमांड नहीं होती, इनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है। तो डिराइव डिमांड किसकी होती है? डिराइव जो डिमांड होती है वो होती है इंटरमीडिएटरी गुड्स। ठीक है, तो भाई ये भी गलत है। ठीक है, क्या इनको रीसेल पर्पस के लिए खरीदा जाता है? नहीं, रीसेल पर्पस के लिए हमेशा इंटरमीडिएटरी गुड्स को खरीदा जाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, अब ये है कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। पहली बात, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिसको एक कंज्यूमर खरीदता है, और कंज्यूमर जिस गुड्स को खरीदता है उस पर किए गए खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में? कंज्यूमर गुड्स ये आपके 4 टाइप का होता है: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, ठीक है, गैर टिकाऊ वस्तुएं या एक बार यूज की जाने वाली वस्तुएं, और लास्ट क्या है? सर्विसेज यानी सेवाएं। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स लंबे टाइम पीरियड तक चलते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और कार। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं, 1 साल या स्लाइटली 1 साल से ज़्यादा, जैसे फर्नीचर, क्रॉकरी, शूज़ और क्लॉथ्स। या आप बड़े हो जाओ 1 साल में, कपड़े छोटे हो जाएंगे। तीसरा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल टाइम यूज़ किए जाते हैं, जिसको सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, जैसे मिल्क, घी, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिनको आप एक बार कंज्यूम कर लोगे तो वो खत्म हो जाते हैं। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज आपके बिहाफ पर कोई आपके लिए जो काम करता है उसको बोलते हैं सर्विसेज, परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, सर्विस किसकी सर्विस है? सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ प्रोफेशनल लाइक CA, CS, CMA, या फिर सर्विस ऑफ लॉयर एंड बैंक्स। ये बात आई समझ में? ये क्या थे अपने पास? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं। दूसरा बच्चे अपने पास प्रोड्यूसर गुड्स। अबे प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जिनको कंज्यूमर खरीदता है, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स जिनको एक प्रोड्यूसर खरीदता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ये बात आई समझ में? और प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं 2, एक होता है इंटरमीडिएटरी गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, जैसे अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक हम करते हैं इनपुट, फिर लेके आते हैं प्रोसेस, फिर बनाते हैं आउटपुट यानी फिनिश्ड गुड। अब जैसे यहाँ हम लेके आते हैं रॉ मटेरियल, इसका यूज़ करेंगे रॉ मटेरियल, यहाँ हम यूज़ करेंगे किसका? मशीनरी का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चे। पहली बात, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाए। जो रॉ मटेरियल है वो भी प्रोड्यूसर गुड्स है, जो मशीन है वो भी प्रोड्यूसर गुड्स। दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन रॉ मटेरियल को तो बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स, इंटरमीडिएटरी गुड्स, और मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। अब एक छोटी सी चीज़ समझना, मान लेते हैं ये हमारे पास प्रोड्यूसर गुड्स है। क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स। अब इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक इंटरमीडिएटरी गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। जैसे जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो इंटरमीडिएटरी गुड्स है, और जो हमने मशीनें खरीदी हैं वो क्या है? कैपिटल गुड्स। यही रीज़न है एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। आप क्या बोलोगे भाई? जो प्रोड्यूसर गुड्स होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट के अंदर जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया वो भी प्रोड्यूसर गुड्स है, और जो मशीनों का यूज़ किया वो भी क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स। इतनी बात आ रही समझ में? अब जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया है ना, उसको सिर्फ हम इंटरमीडिएटरी गुड्स बोलते हैं, और जो हमने मशीनों को बाय किया, जो मशीनों को हम यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? प्रोड्यूसर गुड्स। यानी प्रोड्यूसर गुड्स बहुत एक बड़ा आइटम है जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरमीडिएटरी गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स इज ओनली पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। ये बात आई समझ में? तो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो देखो, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। फर्क कितना है? ये एक ही बार यूज़ किए जाएंगे सिंगल टाइम, और ये अगेन एंड अगेन बार बार यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक मशीन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक टेलर है, टेलर के पास एक मशीन है और एक को कपड़ा खरीद के लेके आता, पूरा पूरा थान खरीद के लेके आता है। जो कपड़ा खरीद के लेके आया वो इंटरमीडिएटरी गुड्स है, यानी रॉ मटेरियल। ठीक है, जो मशीन यूज़ कर रहा है, मशीन को बार बार यूज़ करेगा, तो मशीन क्या है? उसकी कैपिटल गुड्स है।
तो उसका कपड़ा और उसकी मशीन दोनों ही प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों प्रोड्यूसर गुड्स हैं। जहां पर वो कपड़ा सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएटरी गुड्स कहलाता है, जिसको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा जो मशीन है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोले। ये बात आई समझ में? ठीक है, उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपके समझ में आएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो बच्चे, आपको कैपिटल गुड्स बताना है। क्या बताना है बच्चे आपको? कैपिटल गुड्स। इनमें से कौन सा कैपिटल गुड्स है? वॉशिंग मशीन परचेज बाय अ कंज्यूमर। कंज्यूमर ने वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है। कंज्यूमर ने क्या खरीदा है? एक वॉशिंग मशीन। अगर कंज्यूमर कोई भी वॉशिंग मशीन खरीदता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेगा, उसको बेचेगा तो नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? सीधा सीधा फाइनल गुड्स। ये क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। दूसरा देखो, न्यू रेजिडेंशियल फ्लैट परचेज बाय अ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने एक नया फ्लैट बाय करा है, ठीक है। अगला क्या? परचेज ऑफ द न्यू बस बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक नई बस खरीदी है। भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी एक नई बस खरीदती है तो वो उसके लिए क्या है? ये भी क्या है? फाइनल गुड्स, ठीक है। और ये भी क्या है? फाइनल गुड्स। पहली बात तो तीनों के तीनों फाइनल गुड्स आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो कैपिटल गुड्स है या नहीं है। अब देखो, कैपिटल गुड्स की एक फीचर होती है। पहली बात, कैपिटल गुड्स के अंदर एक तो पैसा बहुत ज़्यादा लगा होता है, दूसरा इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे हमने मशीन के बारे में पढ़ा, मशीन क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रही है, पहली बात। दूसरा, उसकी वैल्यू हाई होती है। तीसरा, हम उसको एसेट्स कंसिडर करते हैं। तो तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी और सी, ठीक है। यहाँ देखो, एक जो फ्लैट है और एक यहाँ जो नई मशीन है, इनको हम फिक्स्ड एसेट्स की तरीके से कंसिडर करते हैं और इनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे अपने पास? कैपिटल। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब अपने पास ऑप्शन बी और सी था। अगर अपने पास ऑप्शन बी और सी नहीं होता तो ऑप्शन अपना सी ही करेक्ट होता, सिर्फ सी आंसर आता। क्योंकि जो फ्लैट है वो हाउस होल्ड ने बाय किया पर्सनल पर्पस के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट कंजप्शन है, यानी वो क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्या कहलाएगा ये? फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल नहीं आएगा उधर। तो ऑप्शन क्या हो जाता अपना? सी। ये बात आई बच्चे समझ में? आगे चलते हैं। कार परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर। भाई टैक्सी ड्राइवर के द्वारा एक कार खरीदेगी, तो कार उसके लिए क्या है? तो बताओ बच्चे, कार उसके लिए क्या होगा? पहली बात, कैपिटल गुड्स है। आप कहोगे जी बिल्कुल कैपिटल गुड्स है। दूसरा, क्या वो इंटरमीडिएटरी गुड्स है? नहीं, इंटरमीडिएटरी गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है इंटरमीडिएटरी गुड्स? क्योंकि इंटरमीडिएटरी गुड्स वो गुड्स होता है जिसको आप दोबारा बेच दोगे, टैक्सी ड्राइवर उसका यूज करेगा। अगला क्या है? फाइनल गुड्स है। आप कहोगे जी बिल्कुल ये फाइनल गुड्स भी है। तो ऑप्शन क्या आ गया अपने पास? ऑप्शन आ गया डी, यानी बोथ ए एंड सी। अब सुनना ध्यान से। पहली बात, ये एक प्रोड्यूसर गुड्स है और प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर भी कैपिटल गुड्स, ठीक है। यानी फाइनल गुड तो है ही है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होगा। प्रोडक्शन पर्पस देखो, दो चीज़ होते हैं, प्रोडक्शन और दूसरा सर्विस। अब इसकी वजह से सर्विस प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? ये फाइनल गुड्स भी है। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी, बोथ ए एंड सी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट सवाल देखो। रॉ मटेरियल परचेज बाय अ प्रोडक्शन यूनिट आर। जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएटरी गुड्स होता है। देखो बच्चे, कहीं लिखा हुआ है इंटरमीडिएटरी गुड्स, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। भाई देखो, जो रॉ मटेरियल बाय किया है किसने? एक प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो क्या वो कंज्यूमर गुड्स होगा? जी नहीं, वो कंज्यूमर गुड्स तो नहीं होगा। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल को कंज्यूमर खरीदता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। हाँ, ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होता है। ये क्या होता है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी ऑप्शन सी। ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स है, ड्यूरेबल कैप नहीं जी, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स नहीं है। यानी एक बात समझ रहे हो, यानी ये आपके पास प्रोड्यूसर गुड्स, इसके अंदर दो जो चीजें आती हैं, एक क्या? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, और दूसरा क्या? ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? तो ये दोनों होते हैं अपने पास प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर इतनी बात? ये इंटरमीडिएटरी गुड्स, ये कैपिटल गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स का दूसरा नाम क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, और कैपिटल गुड्स का नाम क्या है? ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। अब चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पहला तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज किए जाते हैं, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स मानते हैं। तीसरा, उनकी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। तो देखो बच्चे, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसके अंदर उनकी आइडेंटिटी नहीं खोती। बिल्कुल ये बात हो, बिल्कुल ठीक है भाई, उनकी आइडेंटिटी नहीं खोती, बिल्कुल ठीक है। नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट, इनको रिप्लेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट हो। जैसे मशीन है,
अगर आप मान लो जैसे अभी सिलाई मशीन की बात कर रहे थे, ठीक है, जो कपड़ा है वो तो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, कपड़ा आया आपने शर्ट या पैंट बना दी वो अलग बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो मशीन है वो तो एज इट इज़ है, तो उसने पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी, ये बात तो ठीक है। उसको रिपेयर और रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका जो काम करने का तरीका है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी, तो उसको रिपेयर और रिप्लेसमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। हैविंग द डिराइव डिमांड, क्या उनकी डिराइव डिमांड होती है, डिराइव्ड का मतलब अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न मांग, बिल्कुल ये भी होती है, तो क्या आ जाएगा ऑल ऑफ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुनना, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक रॉ मटेरियल है, दूसरा क्या आपके पास मशीन है, तो जो रॉ मटेरियल और मशीन दोनों की डिमांड को डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं, और जो फाइनल गुड्स होता है उसकी डिमांड को डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। इनकी डिमांड को डिराइव्ड या इनडायरेक्ट डिमांड बोला जाता है और उनकी डिमांड को फाइनल डिमांड बोला जाता है या फिर डायरेक्ट डिमांड। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ एक एक्चुअली फॉर्मूला यूज़ किया गया है, अगर आपको कोई भी चीज़ नेट निकालनी है तो आप क्या करोगे बच्चे, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को लेस करो। तो अगर आपको किसी की नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू में से आप क्या कर दोगे, डेप्रीशिएशन को लेस कर दो। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ से आप 3 फॉर्मूले निकाल लो। 3 फॉर्मूले कैसे भाई, नेट वैल्यू कैसे निकालोगे, ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। दूसरी चीज़, ग्रॉस वैल्यू कैसे निकालोगे, नेट प्लस डेप्रीशिएशन। और तीसरी चीज़, डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे, डेप्रीशिएशन निकालोगे ग्रॉस माइनस नेट। अब इन्हीं तीनों के ऊपर ये सवाल पूछा गया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट को लेस कर देते तो क्या आता है, डेप्रीशिएशन। इधर कोई ऑप्शन है डेप्रीशिएशन का, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन, ये बात ही समझ में। तो यही क्या आ जाएगा, मूल्य ह्रास, मूल्य का ह्रास, मूल्य की वैल्यू कम हो जाना, किसी भी वस्तु की वैल्यू कम हो जाना, उसके मूल्य में कमी आ जाना ही क्या कहलाता है, मूल्य ह्रास। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल गुड्स, इनमें से कौन सा कैपिटल गुड्स है, ठीक है। पहला देखना, कार यूज्ड एज अ टैक्सी, भाई जो कार यूज की जा रही है टैक्सी के अंदर, क्या वो कैपिटल गुड्स है, आप बोल रहे कि हाँ वो प्रोड्यूसर गुड्स भी है और वो कैपिटल गुड्स भी है, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, रेफ्रिजरेटर इन होटल, होटल के अंदर जो फ्रिज है क्या वो कैपिटल गुड्स है, बिल्कुल कैपिटल गुड्स है, क्योंकि उसका यूज़ बार बार किया जा रहा है, प्रोडक्शन पर्पस के अंदर यूज़ किया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोडक्शन और सर्विस या तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाए या सर्विस देने के लिए यूज़ किया जाए, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ, एक्चुअली यहाँ ए और बी आएगा, ए और बी, तो बोथ ए एंड बी और नाइदर ए एंड बी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन अपना आ जाएगा सी। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, उम्मीद है ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए बच्चे अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड्स, ये गलत बात है भाई, कह रहा है कि ब्रेड हमेशा कंज्यूमर गुड्स होता है, नहीं, उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्रेड एक कंज्यूमर ने खरीदा है तो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, बेचने के पर्पज से किसी प्रोड्यूसर ने या सेलर ने खरीदा है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, इंटरमीडिएट। इतनी बात ही समझ में, यानी डिपेंड करता है उसका खरीदार कौन है, फाइनल यूजर कौन है। फाइनल यूजर एक कंज्यूमर है तो वो फाइनल गुड्स, और फाइनल यूजर एक प्रोड्यूसर है या सर्विस रेंडर है या फिर एक सेलर है तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहली बात तो होगी बच्चे गलत। दूसरा, फाइनल गुड्स ओनली यूज बाय द हाउस होल्ड, ये भी गलत बात है। फाइनल गुड्स को क्या सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड यूज करते हैं, नहीं, फाइनल गुड्स को तो प्रोड्यूसर भी यूज करते हैं। फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर भी यूज करते हैं, तो जिन फाइनल गुड्स को कंज्यूमर यूज करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और जिन गुड्स को प्रोड्यूसर यूज करते हैं उसको बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मशीन वगैरह। तो भाई दूसरी वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, तो दूसरे वाली बात भी क्या होगी, गलत। तीसरा देखना बच्चे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये देखो बच्चे, अगर हम क्या करते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ देखना बच्चे जब नेट वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी नेट वैल्यू निकालने के लिए आपको ग्रोस में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ रहा है, इसका मतलब ग्रोस के अंदर ही उसकी वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि मैं एक मोबाइल खरीद के लेके आता हूँ 10,000 रुपये का,
और 2-3 महीने बाद जब उसको बेचने जाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 का बिकता है। तो देखना बच्चे, मैंने मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का और अभी जो बेच रहा हूँ वो कितने का जा रहा है, 6,000 का, और उसके अंदर क्या हो गया, 4,000 की वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि भाई मैंने उसका यूज़ किया है। अब ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला था कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड है, बिल्कुल 10,000 के अंदर 4,000 इंक्लूड है, तभी तो 6 आया। ये बात आई समझ में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी, सकल निवेश में मूल्यह्रास की लागत शामिल होती है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट सवाल आपके सामने। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म एज, जो आपका कैपिटल स्टॉक है, ठीक है उसके अंदर जो भी एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी किसी अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहा जाता है। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, अगर कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है उसको सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, दो नाम है इसके, या तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऑप्शन क्या आ गया बच्चे अपना, ऑप्शन ए। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट सवाल आपका इंतजार कर रहा है। विच वेरिएबल आर डिफाइन एज द क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस चीज़ को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जा सकता है। अब यहाँ सुनो, एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम स्टॉक और फ्लो बोलते हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर दुनिया भर के वेरिएबल्स हैं, जैसे इनकम है, लोन है, इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, सेविंग्स है। अब ये सारे के सारे या तो स्टॉक होते हैं या फिर फ्लो होते हैं। अब स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक वो वेरिएबल होता है जिसको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जा सकता है। स्टॉक क्या होता है, एक चीज़ है अपने पास स्टॉक और दूसरी चीज़ है अपने पास फ्लो। भाई फ्लो को हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम पे मापते हैं और स्टॉक को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मापते हैं। इसको किस पे मापेंगे बच्चे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इसको एक पीरियड ऑफ टाइम। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। स्टॉक को हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे माप सकते हैं और फ्लो को हमेशा पीरियड ऑफ टाइम पे। फ्लो के अंदर हमेशा टाइम डायमेंशन होता है, हमेशा टाइम दिया जाता है, जैसे पर मंथ, पर मिनट, पर आवर, पर ईयर, पर वीक। जहाँ ये चीज़ दी जाए उसे फ्लो, जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जाए उसे स्टॉक। और इसने पूछ ही लिया पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको मापते उसे क्या बोलते हैं, आप बोलोगे उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक, ठीक है। हिंदी में इसको भंडार या स्टॉक ही बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भंडार या स्टॉक। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करें बच्चे, फटाफट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा बच्चे देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फ्लो इज, फ्लो क्या है भाई। फ्लो इस तरीके से टाइम दे रखा होता है, उसके अंदर एक ड्यूरेशन दे रखी होती है। तो फ्लो हमारे पास एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, गतिशील अवधारणा है, उसके अंदर एक गति है। देखो फ्लो जो है उसके अंदर एक गति दे रखी है हम लोग, ठीक है, यानी पर मिनट, पर आवर, पर ईयर। लेकिन जो स्टॉक है उसके अंदर एक पॉइंट ही दे रखा है, वो फिक्स और स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है अपने पास स्टॉक, और डायनेमिक कौन सा होता है, फ्लो, ठीक है। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, बी। ठीक, अब चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट आर, तो कैपिटल क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो भाई, कैपिटल को पॉइंट ऑफ टाइम पे माप सकते हैं, तो जो अपने पास जो कैपिटल है वो क्या है, स्टॉक, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम पे मापती है, तो इसे क्या बोलेंगे, फ्लो, और इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या आ गया, एक ऐसा ऑप्शन, देखो कैपिटल इज स्टॉक, कैपिटल क्या है स्टॉक, और इन्वेस्टमेंट क्या है फ्लो। तो ऑप्शन क्या आ गया बच्चे, सी। ये बताइए समझ में, ऑप्शन क्या आ गया अपना, सी। पूंजी एक स्टॉक है जबकि निवेश एक प्रवाह है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बच्चे, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ये क्या होता है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताता हूँ। मेहनत की कमाई को फैक्टर इनकम बोलते हैं, और फोकट या फ्री की कमाई को ट्रांसफर इनकम। आपने काम किया, बदले में पैसा मिल गया, आपने काम किया और बदले में पैसा मिल गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर इनकम, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको पैसा मिल गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर इनकम। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। तो देखें एक बार भाई, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही चीज़ होती है। ऐसा क्यों, मैंने काम किया बदले मेरे को पैसा मिला, तो मेरे लिए वो क्या है, फैक्टर इनकम। लेकिन जिसने पैसा दिया उसके लिए क्या हो, फैक्टर पेमेंट। दोनों एक ही चीज़ होती हैं।
ऐसे ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट भी एक ही चीज़ होती है। इनकम रिसीविंग वाले पर्सन के हिसाब से और पेमेंट जो दे रहा है उसके वाले हिसाब से। देखो, प्रोडक्शन सर्विसेज के बदले जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। बिना सर्विस, बिना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किए भी जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम, यानी हस्तांतरित आय। ये कारक आय होती है, वो हस्तांतरित आय होती है। बच्चे ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काम के बदले पैसा, यानी दो तरफा, काम के बदले पैसा। और ये क्या है? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, या सिर्फ और सिर्फ आ रहा है, ठीक है। सिग्नल पे भिखारी भीख मांग रहा है, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, किसी ने 2 रुपए दे दिए, उसके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है। काम करने का मतलब क्या है? काम करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि क्या आपके काम से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, और नहीं हो रहा है तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। अगला बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखना बच्चे क्या है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपने किसी को जमीन दी, बदले में आपको रेंट मिला, ठीक है। लेबर काम कर रहा है, उसको वेजेस मिलेगा। आपने कैपिटल दी, किसी को लोन दे दिया, बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर यानी किसी बिजनेस का ओनर या बिजनेस का ओनर या मैनेजर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर इनकम। काम के बदले पैसा, यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले जो फैक्टर पेमेंट मिलती है, कारक सेवाओं के बदले जो कारक आय मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। इतनी बात आई समझ में? फोकट में क्या क्या मिलता है वो सुनो। गिफ्ट, चैरिटी, ठीक है, ग्रांट, डोनेशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो सारी सारी क्या कहलाती हैं? ट्रांसफर इनकम। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम और कौन सा ट्रांसफर इनकम, 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ से आप ये पता कर सकते हो। दूसरा, अब एक चीज़ यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है वो है बच्चे इसका, ठीक है। पेमेंट की बात की जाए बच्चे, बायलेटरल पेमेंट होती, दो तरफा। काम कर रहे हो, काम किया तो पैसा मिला, ये बात आई समझ में? ये क्या है? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा। ये क्या है? एक तरफा। और ये क्या है? दो तरफा। अब ये एक तरफा दो तरफा का मतलब क्या है? दो तरफा डबल साइडेड, ये सिंगल साइड, ठीक है। काम के बदले पैसा यहाँ, बिना काम के पैसा यहाँ, ठीक है। इसको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, इसको ना नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। ये बात आ रही समझ में? मेहनत की कमाई को इंक्लूड किया जाता है, फ्री की कमाई को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जाता। उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और सुनना, जो फोकट में पैसा मिलता है हम लोगों को, फ्री में जो पैसा मिलता है, ठीक है, उसको हम करंट ट्रांसफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट ट्रांसफर, ठीक है, या फिर ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम देखो, और ये करंट ट्रांसफर या जो ट्रांसफर इनकम होती है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। करंट ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर इनकम 2 तरीके की होती है, करंट ट्रांसफर और एक कैपिटल ट्रांसफर। मान लेते हैं मेरे को पैसा मिला, ठीक है, मेरे को मेरे फादर ने 1000 रुपये दिए और बोला कि भाई जाओ तुम पार्टी वार्टी कर लो। जो मेरे को 1000 रुपये मिले हैं पार्टी करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफर। एक मेरे फादर कहते हैं ले भाई 1 करोड़ रुपये ले, अपना बिजनेस कर लियो, ठीक है। जब मैं बिजनेस करूंगा उसमें, तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास? कैपिटल ट्रांसफर। यहाँ देखो बच्चे, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को पैसे मिलते हैं, पहले मिले 1000 रुपये और एक दूसरी टर्म में मिले 10 लाख रुपए, ठीक है, और ये दिए हैं किसी अदर पर्सन ने, ठीक। अब जो पहले ये 1000 रुपये मिले हैं वो कंजप्शन पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए बच्चे? कंजप्शन पर्पज के लिए। दूसरे जो 10 लाख रुपए मिले हैं वो मिले हैं बिजनेस पर्पज के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ध्यान से सुनना, जो अपने पास ये 1000 रुपये आए हैं उसको बोलते हैं करंट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? करंट ट्रांसफर। और जो 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए आए हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर। अब एक चीज और होती है, जो ये 1000 रुपये आए हैं ये आए हैं करंट सेविंग में से, सॉरी करंट इनकम में से। ये किस में से आएंगे बच्चे? करंट इनकम में से।
और जो 10 लाख रुपए हैं वो किस में से आए होंगे, इनकी सेविंग्स या वेल्थ में से, सेविंग्स या वेल्थ में से। ये बात आई समझ में। तो जो पैसा देखो, दोनों के दोनों फ्री के ही पैसे हैं, ये भी 1000 रुपये फ्री के हैं और 10 लाख रुपए फ्री में मिल रहे। कौन दे रहा है, अब ये दे रहे हैं इनके फादर। कौन दे रहे हैं, ये फादर है और ये इनका सन है। तो एक फादर अपने सन को पहले 1000 रुपये देता है, किस पर्पज़ के लिए, कंजप्शन पर्पज़ के लिए, तो वो क्या कहलाता है, करंट ट्रांसफ़र। यही फादर 10 लाख रुपए देता है बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो ये फ्री की कमाई क्या कहलाती है, कैपिटल ट्रांसफ़र। इतनी बात आई समझ में। तो करंट ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र दोनों ही किसका पार्ट है, ये है बच्चे ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट, ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट। अब इस ट्रांसफ़र इनकम को हम लोग करंट ट्रांसफ़र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और करंट ट्रांसफ़र एंड कैपिटल ट्रांसफ़र के नाम से भी जानते हैं। दोनों पार्ट अपने पास ट्रांसफ़र इनकम के अंदर। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, आइडेंटिफाई द फैक्टर इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से फैक्टर इनकम कौन सी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले जो पैसा मिलता है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। लैंड के बदले क्या मिलेगा बच्चे, रेंट, लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, ठीक है। लेबर के बदले क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो सारे के सारे आंसर आ जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। ये बात आ रही है समझ में। उम्मीद है इस तरीके का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा ये, ठीक है। तो बच्चे अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से चलाइए और इस तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बट एक ही शर्त है आप लोगों के लिए, अब ढंग से पढ़ना शुरू करें पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। आगे देखते हैं बच्चे, इनमें से क्या बतानी है आपको, ट्रांसफर इनकम, फोकट में कौन सा पैसा मिल रहा है, बोनस, बोनस फोकट का पैसा नहीं होता बच्चे, ठीक है। रेंट, रेंट 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 किसके बदले मिलता है, बताओ बच्चे, लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, तो ये फोकट की कमाई नहीं है, ये तो गया, ठीक है। रिटायरमेंट पेंशन, सारी जिंदगी काम करोगे उसके बाद रिटायरमेंट में पैसा मिलते हैं, तो भाई ये भी नहीं है, ठीक है। बोनस, बोनस 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 आपकी सैलरी का पार्ट होता है, गवर्नमेंट ने इसके रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, साल में एक बार आपको बोनस जरूर मिलेगा और वो मिलता है आपको दिवाली के आसपास, ठीक है। तो भाई ये भी नहीं है, तो क्या बचा, 28 का ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन आ गया बी, यानी फेस्टिवल गिफ्ट। तो फेस्टिवल गिफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, ट्रांसफर इनकम होते हैं, त्योहारों पर जो उपहार मिलते हैं वो क्या है, ट्रांसफर इनकम। ये बताइए समझ में बच्चे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम, इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम है, बताओ बच्चे, कौन सी इनमें से फैक्टर इनकम यानी मेहनत की कमाई है। ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े लोगों को क्या मिल रहा है बच्चे, पैसे मिल रहे हैं फ्री में, ठीक है। बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ये फ्री की कमाई है, तो इसको हम फैक्टर इनकम नहीं बोलते। ये बात आई समझ में। आगे देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो नालायक निठल्ले लोग होते हैं उनको काम नहीं मिलता है, जिन लोगों को, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है गवर्नमेंट। ये बात आ रही समझ में। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ता, तुम कुछ कर नहीं पाए हो इस वजह से आपको बेरोजगारी भत्ता आपको मिलता है कि आपका गुजारा चल सके। अगला, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम द डिपॉजिट इन अ बैंक, यानी किसी परिवार के बैंक में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज, ठीक है। आपके पास पैसा था, आपने पैसा बैंक में जमा कराया, उसके बदले क्या मिला आपको, ब्याज, पैसे के बदले ब्याज, लोन के बदले ब्याज। तो बच्चे ये जो है आपकी फैक्टर इनकम है, पॉकेट मनी भी ट्रांसफर। इतनी बात आई समझ में। यहाँ दो तरफा काम हो रहा है, आपने पैसा जमा करा रखा, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रांसफर इनकम। फिर से क्या निकालना है आप लोगों को, ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरित आय निकालनी है। देखिए बच्चे, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन द दिवाली। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा दिवाली का फेस्टिवल, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यही तो पूछा था ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, तो ऑप्शन कितना आ गया, ए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखो बच्चे, एक छोटा सा टॉपिक हम कर रहे हैं, और वो टॉपिक क्या है अपना, कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। तो बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में एक बार देखते हैं, ध्यान से सुनना। एक देश की घरेलू सीमा क्या होगी, देखो
घरेलू सीमा पहले बात ये पढ़नी है कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी है क्या। इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ जियोग्राफिकली टेरिटरी, ठीक है, यानी ये भौगोलिक सीमा है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, जहां पर सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, यानी सरकार के रूल चलते हैं, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल आर सर्कुलेट फ्रीली, यानी एक ऐसी सीमा जिसके अंदर किसी देश का राज चलता है, ठीक है, और वहां पर तीन चीजें, उस देश के पर्सन, उस गुड्स और कैपिटल, तीनों चीजें फ्रीली आ जा सकती हैं, सर्कुलेट कर सकती हैं, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। ये बात आई समझ में बच्चे? ठीक है, अब इसके अंदर कवर क्या क्या किया जाता है वो देखो बच्चे। सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी राजनीतिक सीमाएं। अब भाई कोई भी जो देश है उसकी राजनीतिक सीमाएं क्या होंगी? उसकी राजनीतिक सीमाओं के अंदर ये देखो बच्चे, मान लो ये हमारा देश है, ठीक है, रोम्बस जैसा मैंने बना दिया है, तो इसकी जगह तीन चीज़ें होती हैं। वो तीन चीज़ें हैं क्या क्या? पहला जमीन का एरिया, दूसरा हवा का एरिया और तीसरा पानी का एरिया। देखो बच्चे, सबसे पहले जमीन, यानी ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सारा का सारा एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। दूसरा एयर स्पेस, इसके ऊपर के हवा का एरिया, ये लो भाई, हवा वाला एरिया भी क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके बाद पानी का एरिया। बच्चे यहाँ देखो, अब ये जो पानी का एरिया है कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल तक। कहाँ तक बच्चे? 12 नॉटिकल माइल। अब एक चीज़ सुनना, कि 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया, देखो अगर आप ज़मीन पे चलते हो तो या तो किलोमीटर पे मापा जाता है या माइल में मापा जाता है, लेकिन जब आप पानी में चलते हो, ठीक है, तो पानी का जो एरिया मेजरमेंट जो यूनिट है वो नॉटिकल माइल है, और एक नॉटिकल माइल की जो वैल्यू है वो कितना? 1.85 किलोमीटर्स। और ये 12 नॉटिकल माइल का जो पानी का एरिया है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, आगे शिप एंड एयरक्राफ्ट। जो शिप और एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश के बीच में जा रही है, लेकिन उनका जो ओनर है वो एक इंडिया है या इंडियन पर्सन है, तो वो भी हमारे क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये शिप है, ये जो शिप है यूके से चाइना के बीच में ट्रेवल करता है, शिप जो है इंडिया का, तो ये वाला एरिया जो है अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। ऐसे ही देखो, इंडिया का एक एयरक्राफ्ट है जो कि जापान और रशिया के बीच में ट्रेवल करता है, तो ये वाली भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। ये बात आई बच्चे समझ में? अगला और क्या आता है? एम्बेसी, कंसल्टेंट, मिलिट्री बेस, स्टेब्लिश ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन अब्रॉड। किसी दूसरे देश के अंदर अगर इंडिया की ये तीन चीज़ें, एम्बेसी, कंसल्टेंट और मिलिट्री बेस अगर हैं, तो वहाँ जो है इंडिया का हुकूमत चलेगी, यानी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन चलने वाला है। तो दूसरे देशों के अंदर सिर्फ ये तीन चीज़ें, कौन कौन सी? एक एम्बेसी, दूसरा कंसल्टेंट, तीसरा मिलिट्री बेस। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। आगे देखते हैं बच्चे, फिशिंग विशल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिड्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये तीन चीज़ें, फिशिंग विशल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिड्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इन द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर जो सभी का पानी है समुद्र के अंदर, उसके अंदर ये तीन चीज़ें अगर हैं तो क्या कहलाता है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। तो एक बार देख सकते हो, ये हमारे पास फिशिंग विशल है, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिड्स है, और ये क्या है? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जहां पर इंडिया का राज चलता है, इंडिया की बात मानी जाएगी, इसी के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन। चलो देखते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनमें से डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है? ब्रांच ऑफ द फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है, ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। भाई दूसरे देश का बैंक है और इंडिया के अंदर है, ठीक है, ये लो भाई, ये अपने पास इंडिया है, इसके अंदर एक फॉरेन बैंक है। ये जो फॉरेन बैंक है, ना तो कोई एम्बेसी है, ना कोई मिलिट्री बेस है, ना कोई कंसल्टेंट है, तो यही हमारे पास ऑप्शन हो जाए। अगला देखना भी, ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन यूके। इंडिया का बैंक यूके के अंदर है, तो वो यूके की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। अगला क्या है? रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर रशियन एम्बेसी है तो जो जगह है वो रशिया की मानी जाएगी, रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई इंडिया की एक एम्बेसी दूसरे देश के अंदर है, तो इंडिया का महाराज क्यों चल रहा है, क्यों इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हैं? वो इसलिए बच्चे, क्योंकि अगर इंडिया की एम्बेसी दूसरे देश में है तो उस देश की एम्बेसी भी तो इंडिया में है, तो उस पर्टिकुलर जगह को हमने उनको किराए पे दे रखा है और उस जगह को उन्होंने हमें किराए पे दे रखा है। एक तरीके से आप इसे ऐसे मान सकते हो। ये बताइए बच्चे समझ में? ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन अपना ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। फिर से सवाल पूछा गया है, इन चारों में से कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, भारत की घरेलू सीमा के अंदर किसको हम रखते हैं। ठीक है भाई, अ कंपनी लोकेटेड इन यूके ओन बाई अ इंडिया। भाई ये कहाँ है, वो यूके के अंदर है, इंडिया के अंदर है ही नहीं। जब इंडिया के अंदर है ही नहीं तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी भी ये नहीं कहलाएगी। दूसरा, ब्रांच ऑफ अ सिटी बैंक इन इंडिया। अब ये देखना बच्चे, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर एक बैंक है सिटी बैंक, है कहाँ पर, भारत की ज़मीन पर, तो भारत का क्या कहलाएगा, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जैपनीज़ एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जैपनीज़ एम्बेसी है, भाई जैपनीज़ एम्बेसी के अंदर जापान के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये भी नहीं है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन यूएसए, ठीक है, यूएसए के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यूएसए के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो जिस जगह पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, इंडिया की नहीं। ऑप्शन क्या है अपने पास, बी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चे छोटा सा टॉपिक है, हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, किसको हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। ध्यान से सुनना बच्चे, दो ही कंडीशन है किसी भी देश का नॉर्मल रेजिडेंट होने की, दो ही कंडीशन। वो क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। एक पर्सन इंडिया के अंदर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर हो, यानी उसकी जो आर्थिक रुचि हो भारत के अंदर हो। ठीक है, अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो यहाँ परफॉर्म कर रहा हो, या तो उसका बिजनेस हो, ठीक है, या फिर वो कुछ कंजप्शन एक्टिविटी करता हो या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। दूसरी बात, ये जो रेजिडेंट होता है वो एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी। नेचुरल पर्सन हम जैसे लोग, ह्यूमन बींग्स, और आर्टिफिशियल पर्सन कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ देखो, अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी पहली बात तो एक पर्सन और एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे राम सीता XYZ कंपनी, ठीक है, यानी एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और दूसरी बात कोई पर्सन भी हो सकता है। हु इज ओनली रेजिडाइज, या तो कम से कम वो रह रहा हो इंडिया के अंदर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा। दूसरी बात, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइन कंट्री, यानी उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर हो, यानी कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के अंदर कर रहा हो, तब उसको नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं, सामान्य निवासी मानते हैं। तो सामान्य निवासी होने के लिए दो ही कंडीशन है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा हो, और उसकी जो आर्थिक रुचि है वो इंडिया के अंदर हो। ठीक है, दूसरी बात, वो या तो एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। आगे चलते हैं बच्चे, अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, गैर निवासी किस किस को मानेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गैर निवासी मानेंगे। ठीक है, पहला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे देश के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है या उसका कोई ना कोई सब ब्रांच है, तो हम उसको कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, IMF, इसकी कोई भी ब्रांच है तो उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर देश के माने जाते हैं, तो हमारे देश के ये नहीं माने जाएंगे, इनको रेजिडेंट के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर इनके अंदर फॉरनर्स वर्क कर रहे हैं तो उन फॉरनर को भी नॉन रेजिडेंट माना जाता है, लेकिन वहां पर अगर इंडियन काम कर रहे हैं उनको क्या माना जाता है, रेजिडेंट। इतनी बात आई समझ में बच्चे। अगर इन इंस्टीट्यूशन के अंदर फॉरनर काम करेंगे तो नॉन रेजिडेंट है, इंडियन काम करेंगे तो वो रेजिडेंट है। देखो बच्चे, फॉरनर वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नॉन रेजिडेंट, और इंडियन वर्क करेंगे तो वो नॉर्मल रेजिडेंट। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर वर्कर। अब ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ गांव, कुछ कस्बे बॉर्डर पर होते हैं, दो देशों के बॉर्डर पर। अब जिस जगह वो रहते हैं वो काम नहीं होता, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, और शाम को वापस लौट आते हैं। तो किस देश के रेजिडेंट माने, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के या जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंट है, और जिस जगह जाकर वो काम कर रहे हैं वहाँ के वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो देखना, लिविंग एरिया, जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट, और वर्किंग एरिया के नॉन रेजिडेंट। इतनी बात आई बच्चे समझ में। आगे चलते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और यहाँ कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसको हर बार नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं, कहता नहीं, वो स्पेसिफिक पर्पस है। वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, अगर कोई पर्सन इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है लेकिन
वो फुलफिल इसलिए कर रहा है क्योंकि मान लो दूसरे देश से या तो स्टडी पर्पस के लिए आया है, या स्पोर्ट्स के लिए आया है, या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, किसी कल्चरल इवेंट के लिए इंडिया के अंदर आया है। मान लेते स्टडी के लिए आया है, उसको 2 साल 3 साल हो गए यहाँ पर, और कंजप्शन भी यहीं कर रहा है, इस हिसाब से क्या वो हमारा एक नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? आप होगे जी नहीं। अगर ये पर्पस है स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट और कल्चरल इवेंट, तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। आगे जो अपने पास फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, अब ध्यान से सुनना, अगर इंडियन एम्बेसी है दूसरे देश के अंदर, क्योंकि देखो अपने देश की एम्बेसी अपने देश के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ क्या है बच्चे, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, एम्बेसी के अंदर जो फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। दूसरा, मेंबर ऑफ द फॉरेन आर्म फोर्स, दूसरे देश की आर्मी के जो लोग होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? नॉन रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि जिस देश की आर्मी होगी वो उस देश के रेजिडेंट माने जाते हैं, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के अंदर होता है, ना कि इंडिया के अंदर। अगला, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है भाई, शिप और एयरक्राफ्ट के जो क्रू मेंबर होते हैं वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते। तो यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा डिटेल से एक बार इसे देख लीजिए आप। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? आपको नॉर्मल रेजिडेंट बताना है, और कंडीशन सिर्फ 2 ही थी, 1 साल 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, ठीक है, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ हो। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? नॉन रेजिडेंट से आएगा। ठीक है, तो बचाओ बच्चे, इसके अंदर कौन सा आंसर आने वाला है? इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। देखो, इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, इंडिया की एम्बेसी में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन करते दूसरे देश में। इंडिया की एम्बेसी दूसरे देश में ही हो सकती है, तो बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। आगे चलते बच्चे, इंडियन गोइंग टू इंग्लैंड फॉर द वॉचिंग ऑफ द क्रिकेट मैच। इंडिया के लोग दूसरे देश में गए, इंग्लैंड में गए हैं, क्या करने के लिए? मैच देखने के लिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ सबसे पहले? इंडियंस। अगर इंडियंस लिख ही दिया तो क्या होंगे? यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ये भी ठीक है। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब भाई किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इंडिया के लोग काम कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाता है। तो हमारा आंसर तीनों के तीनों ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है बच्चे? ये बात काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपकी यहाँ से। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी ऑफ द अदर कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा है? हु इज नॉट कंसिडर एज ए नॉर्मल रेजिडेंट। इन चारों में से किसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी ऑफ अदर कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर दूसरे देश की एम्बेसी है और उसके अंदर काम कौन कर रहे हैं? फॉरेनर्स, तो हम उसको नहीं मानते नॉर्मल रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट होते हैं। WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो WHO भी क्या है? नॉन रेजिडेंट, ये भी नहीं होगा। फॉरेन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया, फॉरेन के स्टूडेंट है, 1 साल से ज़्यादा इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए? स्टडी पर्पस के लिए, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करते। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपके समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं इसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, हु आर नॉट कंसिडर एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, आगे देखो बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, इनमें से कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है? अब आपको बताना डोमेस्टिक टेरिटरी है कौन सी इनमें से। ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड, SBI की ब्रांच इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है भाई, देखो अगर इंग्लैंड के अंदर कोई एम्बेसी होती, मिलिट्री बेस होता या कंसल्टेंट होता तो वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती। कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आते, ये भी नहीं आएगा। चाइनीज़ एम्बेसी इन इंडिया, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि उस एम्बेसी पे चाइना के रूल एंड रेगुलेशन चल रहे होंगे, तो अंदर वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी हो चाइना की मानी जाएगी। ऑफिस ऑफ द गूगल इन इंडिया, गूगल का ऑफिस इंडिया के अंदर है, ठीक है। अब ये जो गूगल का ऑफिस है, ना तो कोई एम्बेसी है, ना कोई मिलिट्री बेस है, ना कोई कंसल्टेंट है, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे? अपना सी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ गया? सी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेशनल एंड डोमेस्टिक। भाई डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में किसका डिफरेंस होता है? देखो बच्चे, इसके बीच में एक छोटी सी चीज़ का डिफरेंस हो जिसको बोलते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं बच्चे? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। इसको कुछ ऐसे समझो बच्चे, ठीक है। मान लो एज ए टीचर मैं क्या करता हूँ, अपने घर पे पढ़ा रहा हूँ, और घर पे पढ़ाने से मेरे को 100 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 100 रुपये।
अब मैं क्या करता हूँ, बाहर किसी इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ से मेरे को मिलते हैं 50 रुपये। ठीक है, तो मेरी टोटल इनकम कितनी होगी, 150 रुपये। तो NFI को ऐसे समझो, मेरी घर की कमाई प्लस बाहर की कमाई दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल कमाई। तो कुल कमाई को बोलते हैं नेशनल इनकम, घर की कमाई को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और बाहर की कमाई को क्या बोलते हैं,